हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़े तो दो चर रैखिक समीकरण योग, तो उसमें जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे वो 3.5 थी। तो उसमें ये हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें पहला क्वेश्चन आपको चौथे का पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, चौथे का पहला पार्ट है आपका, यहां से लिखेंगे माना नियत व्यय बराबर x रुपया व प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। देखिए, नियत व्यय जो है वो 100 रुपया हो गया और प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो y रुपया हो गया। तो देखिए, यहां से आपको क्या करना है, पहली शर्तानुसार तो पहली शर्त में उसने ये कहा कि 20 दिन अगर भोजन करता है तो उसे जो है 1000 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए भाई, जो नियत व्यय है वो तो रहेगा ही रहेगा, यानी x जो है उसको देना ही देना है। और उसके अलावा जो है वो 20 दिन भोजन करता, तो एक दिन का भोजन का मूल्य है y, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y। तो ये दोनों का जो योग होगा वो आपका होगा 1000 रुपया, यानी नियत व्यय और प्लस 20 दिन के भोजन का व्यय, तो उसे 1000 रुपया देगा। इसको लिखें तो x प्लस 20y बराबर, सॉरी माइनस किधर लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, बराबर किधर लाएंगे, ये जीरो। ये समीकरण 1 होगी। इस सेकंड शर्त के अनुसार विद्यार्थी बी के लिए, जो बी विद्यार्थी था उसके लिए, इसमें ए विद्यार्थी के लिए था। तो यहां से लिखेंगे भाई, जो नियत किराया प्लस उसने 26 दिन भोजन किया था तो 26y हो जाएगा, और बराबर उसको पैसा जो देना हो 1180 हो जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस 26y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1180 बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए, इसमें समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए, तुलना करेंगे जब यहां से, तो ये आपको क्या मिलेगा, a1 बराबर मिल जाएगा आपको 1, b1 बराबर जो मिलेगा यहां से 20 और c1 बराबर माइनस 1000, और a2 बराबर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1। दूसरे समीकरण में देखिएगा, b2 बराबर जो मिलेगा वो 26 और c2 बराबर जो मिलेगा वो माइनस का 1180 मिल जाएगा। अब देखिए, इसके अस्तित्व की जांच करनी है, तो अस्तित्व के लिए देखिए क्या करना है आपको, अस्तित्व के लिए a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटे b2 तभी इनका अस्तित्व होगा, यदि बराबर हो गए तो इनका अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहले a1 बटे a2 निकाल लीजिए। तो a1 बटे a2 जो आएगा आपका 1 बटे 1, यानी 1 आ जाए, 1 बटे 1 आएगा, फिर यहीं पे छोड़ दीजिए। और b1 बटे b2 निकाल लीजिए, यह आएगा 20 बटे 26। 20 बटे 26 10 दूना 20 हो जाएगा, 13 दूना 26, यानी 10 बटे 13 आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे, चूंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इसलिए इसके हल का अस्तित्व है। भाई, इसे हल किया जा सकता है, समीकरण के हल का अस्तित्व है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसका जब अस्तित्व है तो इसको हम बज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो यहां से लिखेंगे बज्र गुणन विधि से। तो इसके लिए क्या होता है भाई, कंडीशन x बटे b1 b2 c1 c2 y बटे c1 c2 a1 a2 और 1 बटे a1 a2 और
B1 B2। अब यहां से देखिएगा, इसको लिखेंगे x बटे, वैल्यू रखिएगा B1 B2 की, तो 20 26 और माइनस 1000 1180 माइनस 1000 1180। A1 A2 की एक एक है और 1 बटे 1 1 B1 की 20 26 ये दिया। इसका गुणा इससे करना है आपको, ऐसे है। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, x बटे जो आपको मिलेगा, तो देखिए 20 का 1180 से गुणा करेंगे, तो 20 का 1180 से गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए गुणा इधर कर रहे हैं हम 20 का 1180 से, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 0 8 दूनी 16 11 दूना 22 23, यानी ये आ जाएगा माइनस का 23,600। माइनस माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 26 का 1000 से 26,000 आ जाएगा। वाई बटे इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 1000, माइनस का 1180 है, और इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई सूत्र का, तो 1180 आ जाएगा। और 1 बटे ये हो जाएगा 26 माइनस 20, ये हो गया। तो ये आपका हो गया। अब इसको हल करना है, तो इसके लिए देखिए आगे देखिए क्या होगा, इधर मिटा रहे हैं। तो यहां से मिलेगा x बटे, अब देखिए माइनस 23,600 और 26,000, इससे माइनस कर दीजिए तो 0 से 0 बचेगा, 2 0 बचेंगे, 6 से 6 जाएगा, 0 बचेगा, सॉरी 0 से 6 माइनस करना है तो 6 बचेगा। और अब ये बचा 6 से 3 घटाना है, 3 बचेगा, और 2 से 2 0, ये 36 आ गया, बराबर y बटे, इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा 180 प्लस का ही बचेगा, और 1 बटे बचेगा 6, ये हो गया। अब यहां से लिखेंगे, चूंकि x बटे 3600 बराबर 1 बटे 6 गुणा कर देंगे यहां से, तो ये मिल जाएगा आपको 6x बराबर का हो जाएगा 3600। तो x बराबर यहां से मिलेगा 3600 बटे 6, 6 छंग 36 हो जाएगा 600, यानी x बराबर जो है 600 आ गया। फिर पुनः y बटे 180 बराबर लिखेंगे 1 बटे 6, ये हो जाएगा, गुणा कर दीजिएगा तो 6y बराबर हो जाएगा 180, यानी y बराबर जो आपको मिलेगा वो 180 बटे 6 मिल जाएगा। तो 6 3 18 30 हो जाएगा, तो y बराबर आपको 30 मिल गया। तो यहां से लिखेंगे, अतः छात्रावास का नियत किराया, देखिए प्रश्न में आपसे यही पूछा था उसने कि नियत व्यय और उसने प्रतिदिन भोजन का भी पूछा था। तो नियत व्यय आपका हो जाएगा x बराबर 600 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y बराबर आपको मिल जाएगा 30 रुपया। तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया इस चौथे का पहला पार्ट। तो इस 600 हो गया उसका नियत किराया और 30 रुपया प्रतिदिन भोजन का, तो पहला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया है, भिन्न दी गई है, वो 1/3 हो जाती है जब उसके हर में अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो आइए यहां से देखेंगे दूसरा, माना भिन्न का अंश बराबर x व भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न जो है आपकी हो जाएगी x अपान y। तो पहली शर्त के अनुसार यहां पहले उसने ये कहा है कि भिन्न जो हमारी वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो यानी ये बन जाएगा आपका अंश से 1 माइनस करेंगे तो ये भिन्न जो है वो 1/3 हो जाएगी।
इसको 3x गुणा करके हल कर लीजिएगा तो ये 3x माइनस 3 और बराबर y हो जाएगा। तो इसको इधर ले आइएगा तो 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, ये पहली समीकरण बन जाएगी। अब दूसरी शर्त के अनुसार जो है उसमें कहा गया कि जब हम हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो y प्लस 8 बराबर, तब भिन्न जो है वो 1/4 हो जाती है। गुणा करिएगा इसमें तो हो जाएगा 4x और ये y प्लस 8, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये बन गई समीकरण नंबर 2। देखिए अस्तित्व में जांच के लिए जो है आप वही करेंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो अब यहां से समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर ये हो जाएगा। अब देखिए जब यहां से तुलना करेंगे तो यहां से पहली समीकरण की तुलना होगी तो a1 बराबर आपको मिलेगा 3, b1 बराबर आपको मिलेगा -1 और c1 बराबर -3, a2 बराबर 4, b2 बराबर -1, c2 बराबर -8। तो बाज्य गुणनफल इसको हल करेंगे। अस्तित्व के लिए आप इन दोनों को चेक करें। वैसे भी देखिए a1/a2 जो है 3/4 आएगा, b1/b2 1/1 आएगा, दोनों बराबर नहीं। तो यहां से आप बाज्य गुणनफल का प्रयोग करेंगे तो x/b1b2 c1c2 हो जाएगा, y/c1c2 और a1a2 हो जाएगा और 1/a1a2 और b1b2 हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिएगा तो x/b1 की जो वैल्यू आपको दी गई हो -1 दोनों की वैल्यू सेम है, c1 की -3 -8 है और y की जो वैल्यू c1 की वो -3 -8, c1c2 की और a1a2 3 और 4 प्लस की 3 4 और b1b2 -1 -1। इसका गुणा करेंगे यहाँ से तो 8 एक कम 8 हो जाएगा प्लस का और माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3, यहाँ से माइनस का 12, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा और सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा 8 3 24, ये बन गया आपको। और बराबर जो आपको मिलेगा वो 1/3 एक कम -3 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। भाई -4 होगा, सूत्र का -4 प्लस का हो गया। तो इस तरीके से x/आगे 8 से 3 निकालेंगे 5 और 12 से 24 से 12 घटाएंगे 12 और ये 1/1 हो जाएगा। भाई 4 से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो देखिए इसको आगे क्या करना है, इधर देखिएगा ये आपका हो जाएगा, यहां से लिखेंगे क्योंकि x/5। अब देखिए इसको इसके बराबर कर लीजिए एक बार 1/1 के, तो x का x से गुणा करेंगे x आएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर क्योंकि y/12 बराबर 1/1 हो जाएगा तो इस तरीके से इसका गुणा y से 12 एक कम 12 हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू जो है 5 और 12 आ गई। तो यहां से लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भाई उसने भिन्न कहा तो भिन्न हमारी x अपान y थी, वैल्यू रख दीजिएगा तो 5/12। ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट, इसका चौथे का सेकंड पार्ट। तो जो हमको भिन्न मिली वो 5/12 हो गई। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब यह यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित, यश 50 अंक अर्जित करता, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो आइए यहां से मान लेते हैं, माना यश ने टेस्ट में दिए गए प्रश्नों में से x प्रश्न सही व y प्रश्न गलत
हल किए, ये मान लिया। तो कुल प्रश्न बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, यानी उस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, x और y। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहली शर्त अनुसार तो उसने जो है मान लिया x प्रश्न सही किए और y प्रश्न जो है वो गलत किए। तो पहली शर्त में उसने ये कहा था कि उसको 40 अंक मिलते हैं जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। तो यहां से लिखेंगे x सही उत्तर पर प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा आपका 3x। भाई एक पर x, एक प्रश्न पर 3 अंक, तो x प्रश्न पर 3x व y गलत उत्तर पर कटौती अंक। भाई कितने अंकों की उसकी कटौती होती है, वो भाई 1 अंक जो है एक क्वेश्चन पे करता। तो y उसने गलत किया तो 1 गुणे y यानी y हो जाएगा, 1 y, इसको लिख सकते हैं y, ये हो गया। अब देखिए उसमें क्या कहा था, उसको कुल कितने, जब सही से माइनस कर देंगे इतने तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए थे, 40। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 40। इसको अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0। ये बन जाएगी पहली समीकरण। अब सेकेंड शर्त में, सेकेंड शर्तानुसार, सेकेंड शर्त में उसने ये कहा था कि यदि 4 अंक मिले, सही प्रश्न पर सही उत्तर पर 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यहां पे लिखेंगे x सही उत्तर पर प्राप्त अंक। अब देखिए सही उत्तर पर उसको कितने 4 अंक मिलते हैं, तो 4x हो जाएगा। अब वह y गलत उत्तर पर अंकों की कटौती लिख लीजिए, कटौती या कटौती अंक बराबर हो जाएगा। देखिए उस पर जो है 2 अंक कटते, तो ये हो जाएगा 2y। तो अब यहां से देखिए उसको जो है भाई सही और जो कट जाते, तो उसको कटने के बाद जो प्राप्त होते वो 50 अंक मिलते। तो भाई सही उसने 4x किया था और गलत किया था उसने 2i अंक, तो इससे जब ये कट गए, कम पड़ गए, तो उसको कितने मिले, 50 अंक मिले। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 2i माइनस 50 बराबर 0। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो इसको अब वज्रगुणन विधि से हल करेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की आप तुलना करिए, करना है, अन्यथा यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे वज्रगुणन विधि से, विधि से। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, भाई मैं लिखता था x अपान, x के नीचे x के गुणांक नहीं लिखा जाते, यानी b1 b2 c1 c2 लिखा जाता था। तो b1 देखिए यहाँ से -1 है और b2 जो है वो -2 है, c1 -40 है, c2 जो है वो -50 है, ऐसे लिख दीजिए। और y बटे y मतलब के नीचे भाई ये तो वैसे रहेगा c2 40-50, और अब y के गुणांक नहीं a1 और a2 लिखा जाता था, a1 है 3 और ये है 4, ये हो गया। और 1 बटे जो है हम लोग लिखेंगे 3/4, यानी a1 a2 और b1 b2, b1 b2 हमारा यहाँ से होगा -1 और -2। अब इनका गुणा कर लीजिए, देखिए x इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 50 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस 50 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा y। इसके नीचे लिखेंगे 4 चौक 16 माइनस का 160 हो जाएगा, माइनस 5 15 150, तो ये माइनस का 150 हो जाएगा बराबर 1 बटे लिखेंगे तो माइनस का 6 आएगा और ये माइनस का 4 आएगा, जो हो गया आपका। तो यहां से x बटे देखिए माइनस का 30 बचेगा और y बटे जो आएगा माइनस का 160 और प्लस का 150 आ जाएगा, और ये 1 बटे आएगा माइनस का 6 और प्लस का 4। तो इस तरीके से x बटे -30 हो गया, y बटे जो है वो सॉरी यहाँ पे 160 है आपका, 16 नहीं 160, तो 160 घटाएंगे 150 से तो -10 बच जाएगा
और 1/-2 बचेगा। तो यहां से लिखेंगे क्योंकि x/-30 बराबर आ जाएगा 1/-2। तो देखिए इसको गुणा कर लीजिए तो -2x बराबर मिल गया आपको -30। तो ये कट जाएगा माइनस माइनस, 15 दूना 30, 15 यानी x बराबर 15 हो गया। अब पुनः चूंकि y/-10 बराबर 1/-2, यहीं से काट दीजिए, माइनस माइनस कट गया तो 2y बराबर आपको 10 मिलेगा, 2 पंची 10, तो y बराबर जो है वो 5 मिल गया। तो x और y की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्रश्न टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई थी तो x प्लस वाई बराबर x की वैल्यू 15 और प्लस वाई की 5, यानी कुल कितने प्रश्न हो गए 20। तो प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों की संख्या थी वो आपकी 20 थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले चौथे का थर्ड पार्ट। तो ये हो गया आपका कि प्रश्न पत्र में उसने पूछा था कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 20। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको यह दिया गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तब वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर हम एक, जैसे मान लिया ये 2 स्थान है आपको, ये ए है और ये बी, ये यहाँ पे मान लेते हैं 2 स्थान। इसके बीच की जो दूरी है वो 100 किमी है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 100 किमी है। देखिए एक ही दिशा में चलने मतलब यहाँ से ये इधर चलेगी, यहाँ से ये इधर चलेगी, दोनों जो है कुछ समय पश्चात मान लिया यहाँ पे पहुंच गई, तो इस स्थान पर मिल जाती है 5 घंटे बाद। तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी ये हो जाएगी, यहाँ से इसके द्वारा जो चली गई दूरी ये हो जाएगी। तो 5 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी जितनी होगी, उसी 5 घंटे में इसके द्वारा चली गई दूरी जितनी होगी, वो दोनों यहाँ पर मिल जाएंगी, एक ही स्थान पर मिल जाती है। तो जब एक ही स्थान पे यहाँ पे मिल जाएंगे तो एक चीज हम ये देखें कि भाई अगर इस पूरे से ये इतना माइनस कर दिया जाए तो यहाँ तक यानी ये दूरी जो है वो 100 किमी बचेगी। तो ये हो गई बात विपरीत दिशा की, सॉरी एक ही दिशा में जब चलती है। और जब विपरीत दिशा में ये इधर चलेगी तो ये इधर चलेगी, तो ये दोनों जब है एक दूसरे को मान लिया ये यहाँ पे आके मिल जाती है 1 घंटे पश्चात। तो इसके द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, इसके द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, इन दोनों के द्वारा कुल तय की गई जो दूरी हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। दोनों का योग, दोनों को योग करें कि इसका कितना होगा तो वो 100 हो जाएगी। तो ये हो गई आपका प्रश्न है। तो इसमें देखिए, तो यहां से हम लिखेंगे इसका जो 4th पार्ट है, तो यहां से लिखेंगे माना कार ए की चाल, भाई चाल पूछा उसने x किमी प्रति घंटा मान लिया। भाई चूंकि आपको जो दूरी दी गई थी वो 100 किमी दी गई, यानी उनके बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर दी गई। तो चाल जो हम किमी प्रति घंटा में मान रहे हैं, और वह कार बी, यहां पे लिख दीजिएगा की चाल बराबर हो जाएगी y किमी प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा y किमी प्रति घंटा। ये हो गया आपका सिर्फ पहली कंडीशन पे, जब कारें समान दिशा में चलती, तब की बात है। तो इसमें हम लिखेंगे कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, भाई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये तो चाल जो है भाई ए की कितनी है, ए द्वारा 5 घंटे में, ए की चाल है x, समय कितना लगा 5, तो हो जाएगा आपका 5x। फिर यहां से लिखेंगे कार बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो 5 घंटे में तय की गई दूरी इसके बराबर चाल गुणे समय, तो इसकी चाल है y, समय वही, तो ये हो जाएगा 5y। अब देखिए 5 घंटे में जब समान दिशा में चलती हैं तो देखिए समान ए द्वारा ये मान लिया यहाँ पे मिलती है, तो इसके द्वारा चली गई ये दूरी हो जाएगी, इसके द्वारा चली गई दूरी ये हो जाएगी,
ये दूरी बी द्वारा चली गई, ये दूरी ए द्वारा। अब अगर बी से ए सॉरी ए से बी की दूरी अगर हम माइनस कर दे तो बीच की दूरी जो इनकी बचेगी वो 100 किमी बचेगी। तो यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5y बराबर 100। भाई कुल दूरी 5 में इसके द्वारा इतनी चली गई, बी द्वारा इतनी चली गई, तो अगर ए से हम बी को घटा दें तो ये 100 किमी की दूरी के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 100। तो यहां से हम लिखेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर आपको मिलेगा 100। तो काट दीजिएगा 20 पंचे 100, यानी ये मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0। ये बन गई समीकरण नंबर 1। तो ये हो गया। अब देखिए फिर अब जब दूसरी कंडीशन पर जब कारें विपरीत दिशा में चलती, दिशा में चलती हैं, तो ध्यान दीजिएगा जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो कार ए द्वारा, अब वहां पर 1 घंटा समय लेती हैं, दोनों 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं, तो कार ए द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो हो जाएगी आपकी 1 गुणे एक्स, यानी ये x हो जाएगी। और कार बी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी जो होगी वो 1 गुणे वाई, यानी ये y हो जाएगी। अब देखिए इसके द्वारा चली गई दूरी, इसके द्वारा चली गई दूरी को अगर हम जोड़ दें तो इनके बीच की जो कुल दूरी है वो तो तय हो गई ना, तभी तो दोनों एक दूसरे के बीच के कहीं पे मिल गए। तो इसके द्वारा चली गई, इसके द्वारा चली गई दूरी का योग जो होगा वो इसकी दूरी के बराबर होगा। तो यहाँ प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100, यानी यहां से आपको मिलेगा x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिएगा। तो यहां से लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। तो ये लिखा जाएगा x बटे अब देखिए x के नीचे जो है हमको y और अचर पद लिखने, तो y का गुणांक -1 और इसमें सॉरी y का गुणांक इसमें -1 है और इसमें 1, यानी b1 और b2 जो है वो -1 और 1 हो गए, और c1 c2 -20 -100 हो जाएगा, -20 -100 ये हो गया। और a1 a2 1 और 1 ये 1 1 हो जाएंगे, और ये 1 बटे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 1, यानी a1 a2 और b1 b2 b1 b2 b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू +1 -1 यहाँ से लिखेंगे x बटे। अब देखिए 100 का -1 से गुणा करेंगे -100 का +100 हो जाएगा, और 1 का 20 से करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा -20, और ये y बटे देखिए माइनस का 20 हो जाएगा और ये माइनस का -100 हो जाएगा, ये हो गया। और ये 1 बटे, अब देखिए 1 1 कम 1 हो जाएगा और माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा x बटे 100 प्लस 20 y बटे -20 प्लस 100 -20 प्लस 100 हो जाएगा, 1 बटे 1 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से मिलेगा आपको x बटे 120 और y बटे 80 बराबर 1 बटे 2। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि x बटे 120 बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा, तो यानी x बराबर इसको उधर भेज दीजिए तो 120 बटे 2 आ जाएगा, यानी 60। तो इस तरीके से ये 60 हो गया। फिर चूंकि y बटे 80 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2, इसको उधर भेज दीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 80 बटे 2, तो इसलिए हो जाएगा 40, यानी y बराबर आपको मिल गया 40। तो ये वैल्यू मिल गई आपको x की 60 और y की 40। तो अतः कार A की जो चाल है, तो यहां से लिख दीजिएगा अतः कार A की चाल x बराबर हो जाएगा आपका 60 किमी प्रति आवर व कार B की चाल y बराबर हो जाएगा आपका 40 किमी पर आवर। ये हो जाएगा आपका 40 किमी पर आवर और ये हो जाएगा 60 किमी पर आवर, यानी किमी प्रति घंटा। तो अतः कार A की चाल और B की चाल आपको मिल गई। तो ये हो गया आपका इसका 4th पार्ट, चौथा पार्ट। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला प्रश्न, इसका जो 5वां पार्ट आपको दिया है इसमें यह कहा गया कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करिए। तो देखिए एक चीज यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये आयत है हमारा, तो विमाएं ज्ञात का मतलब इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, दो चीजें हमको ये ज्ञात करनी होती हैं। तो यहाँ से हम मान लेंगे, ये 5वां पार्ट है, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई व आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई, ये हो जाएगा आपका। तो यहां से क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई यानी xy, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहा गया है पहली शर्त के अनुसार, अगर इसकी जो आयत है यदि इसकी लंबाई हम जो है वो 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे, तो यहां से लिखेंगे लंबाई 5 इकाई कम करने पर लंबाई कितनी रह जाएगी, शेष लंबाई आपकी, पर शेष लंबाई वो हो जाएगी आपकी x माइनस 5 इकाई। फिर व चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई, कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो x प्लस 3, सॉरी y प्लस, चौड़ाई y माननी चाहिए, ये हो जाएगा। तो क्षेत्रफल, तो नया, तो आयत का नया क्षेत्रफल, तो देखिए नया क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस 5 और y प्लस 3, पूरा कर दीजिएगा, तो ये xy माइनस का 5y और प्लस का 3x माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखिए ये क्षेत्रफल इतना हो गया, ये इतना हो गया, लेकिन ये जो है वो 9 वर्ग इकाई कम है जितना पहले था। तो पहले जितना था उसमें से ये घटा दिया जाए तो बराबर 9 इकाई के हो जाएगा। इतना कितने कम हो गए पता चल जाएगा। जैसे पहले 10 है और 5 बचा तो कितना कम हुआ, वो 10 से अगर 5 घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा कितना कम हुआ। तो यहाँ पे 9 वर्ग इकाई कम है। तो प्रश्नानुसार यहां से देखिएगा, भाई पहले जितना था उसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि कितना कम हुआ, और जो कमी दी गई है वो आपको 9 दी गई, यानी वो जितना कम होगा उसके बराबर होगा, तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स वाई माइनस का एक्स वाई चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का 5y माइनस का 3x प्लस का 15 बराबर 9 होगा। तो एक्स वाई कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 5y और प्लस का 15 माइनस का 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस का 3x प्लस का 5y और 15 से 9 उठा दीजिए तो प्लस का 6 बराबर 0। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा सेकेंड शर्त अनुसार, सेकेंड शर्त में क्या कहा गया है, तो यहां पे लिखेंगे लंबाई 3 इकाई बढ़ाने पर कुल लंबाई ये हो जाएगी आपकी x प्लस 3 व चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर कुल चौड़ाई ये हो जाएगी y प्लस 2 इकाई, ये इतनी इकाई हो जाएगी। तो आयत का नया क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा, तो नया क्षेत्रफल जो होगा वो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा। पूरा कर दीजिएगा यहां से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 3y प्लस का 2x और प्लस का 6। अब देखिए ये इतना क्षेत्रफल जो है ये हो गया जब लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जाती है। तो कितना क्षेत्रफल ये बढ़ा, तो जितना ये है उसमें से पहले जितना था वो माइनस कर दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कितना बढ़ा, और बढ़ा उसमें आपको दिया गया है। तो यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार ये हो जाएगा
एक्स वाई प्लस 3y प्लस का 2x माइनस का 6 माइनस एक्स वाई, ये बराबर हो जाएगा 67, क्योंकि उसमें 67 दिया गया था, बढ़ गया है भाई, जितना ये था उसमें से जितना पहले था वो माइनस कर दिया गया, बराबर कितना बढ़ा 67, वो आपको मिल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 और ये इसको इधर ले आइएगा, ये प्लस का 6 है, प्लस रहेगा प्लस का 6 और माइनस का 67 बराबर आपको मिल जाएगा 0, ये आपको 0 मिल गया। तो यहां से बन जाएगा 2x प्लस का 3y और 67 से 6 माइनस कर दीजिए, तो ये 6 माइनस करेंगे, 67 से 6 माइनस करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमको 61, भाई माइनस का 61 बराबर 0। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो ये दूसरी बन गई। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेंगे वज्र गुणन विधि से, इसको हल करेंगे हम वज्र गुणन विधि से। अब देखिएगा इसमें लिखेंगे x, अब x के नीचे x के गुणा नहीं लिखना, y 5 और इधर है 3 और अचर जो है 6 और 61, 61 हो गया। और y के नीचे नहीं लिखना है, y के तो 6 और 61 पहले लिख लीजिए और ये हो जाएगा माइनस का 3 और 2 और ये 1 बटे हो जाएगा माइनस 3 2 और b1 b2 मतलब ये 5 और 3 y का, ये हो जाएगा आपका। चलिए इसको हल कर लीजिए, इसका गुणा करिए, यह हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और ये मिल जाएगा 5 और 6 पंचे 30 हो जाएगा माइनस 305 और ये हो जाएगा माइनस 6 पंचे 30, सॉरी 6 3 18, 3 है यहाँ पे 18 हो जाएगा। y के नीचे 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस और सूत्र का माइनस रहेगा, 3 एकम 3 और 6 3 18, ये हो जाएगा बराबर 1 बटे माइनस 9 माइनस का 10, तो ये x बटे आ जाएगा माइनस 305 और प्लस 18 तो हो जाएगा 323 माइनस का 323 और y बटे इससे घटा दीजिएगा तो ये बचेगा माइनस 1 और 8 से 1 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 7 171 और 1 बटे माइनस 9 माइनस 10 यानी माइनस का 19 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, तो याद रखेंगे चूंकि x बटे माइनस 323 बराबर 1 बटे माइनस 19, यहाँ से जो आपको मिलेगा x बराबर वो मिल जाएगा, x को उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिएगा तो माइनस 323 बटे माइनस 19 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा x बराबर 323 बटे 19, 19 से भाग कर दीजिए, 19 एकम 19, 19 एकम 19, अब ये बच गया आपका 13 हो गया 133, तो 19 सते 133 ये कट जाएगा, तो x बराबर 17 मिल जाएगा। 19 सते 133 होता है। और अब पुनः अब देखिए क्या करना है, इसको इसके बराबर कर लीजिए, तो y बटे माइनस 171 बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटे माइनस 19, तो यहाँ से इसको उधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 171 बटे माइनस 19, निकट जाएगा 19 सही है 171, y बराबर जो मिल गया वो 19 नवैया 171, तो ये हो गया 9, 19 नवैया जो है 171 यानी y की वैल्यू 9 हो गई। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई व आयत की चौड़ाई y बराबर 9 इकाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जो ये हुआ इसका 5वां पार्ट और इसका 5वां और इसका अंतिम, तो इस तरीके से आपकी यह प्रश्नावली कंप्लीट हुई। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।